हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार भाग 7 पढ़ेंगे, क्योंकि 6वां भाग हो गया था। वहीं से आगे वीडियो हम बनाए हुए हैं। हमारे चैनल का नाम है हर्ष एजुकेशन पॉइंट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न के भेद। प्रयत्न के आधार पर हो गया था, हम लोग पढ़ेंगे प्रयत्न के भेद। प्रयत्न के भेद। देखिए, प्रयत्न, ध्वनिक प्रयत्न किसे कहते हैं? ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास। ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास ही क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहा जाता है। तो लिख लीजिए, ध्वनि के उच्चारण में, ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास, मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न के दो भेद हैं। प्रयत्न के दो भेद हैं। प्रयत्न के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ध्वनि के उच्चारण में मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास क्या कहलाता है भैया? प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला है आभ्यांतर प्रयत्न, आभ्यांतर प्रयत्न, आभ्यांतर प्रयत्न। और दूसरा क्या है भैया? बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न सबसे पहले पढ़ेंगे आभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं? आभ्यांतर प्रयत्न। आभ्यांतर प्रयत्न की अगर बात करें, वर्ण के उच्चारण में आरंभ में मुखांगों का प्रयास। आभ्यांतर, वाह मतलब पीछे, आभ्यांतर मतलब प्रारंभ में। तो देखिए, वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास आभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास, आरंभ में मुखांगों का प्रयास आभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। आभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। करें, वर्ण के उच्चारण के आरंभ में जो भी मुखांगों का प्रयास किया जाता है आभ्यांतर प्रयत्न कहलाता है। देखिए, आभ्यांतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? अगर इसके कहा जाए तो 4 भेद हैं। चारों भेद यहीं पर लिख लीजिए एक ही साथ में। आभ्यांतर प्रयत्न के कुल कितने भेद हैं अगर कहा जाए तो आभ्यांतर प्रयत्न के कुल 4 भेद हैं। पहला है विवृत। पहला क्या है भैया? विवृत, विवृत है। और दूसरा है द्विविवृत। क्या है? द्विविवृत, द्विविवृत। क्या है? स्पृष्ट है, स्पृष्ट। और क्या है? ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट। देखिए, इसके बारे में देख लीजिए। विवृत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अ से अ तक स्वर। इसके अंतर्गत अ से अ तक स्वर क्या कहलाते हैं भैया? विवृत कहलाते हैं। द्विविवृत कौन कहे जाते हैं? इसके अंतर्गत अंतस्थ आएगा, य र ल व। है क्या यह? अंतस्थ कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व ही द्विविवृत है। स्पृष्ट क्या है? स्पृष्ट क से म तक, क से म तक जो भी आते हैं स्पृष्ट कहे जाते हैं। यही तो स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी तो कहे जाते हैं। पिछली वाली कक्षा में हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन भी कहे जाते हैं। और ईसत स्पष्ट में श ख स ह, श ख श ह संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी कहे जाते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो मिला जुला कर विवृत के अंतर्गत क्या पढ़ना है? अ से अ तक जो भी स्वर है विवृत है। द्विविवृत के अंतर्गत कौन आता है? यारा लावा द्विविवृत है। स्पृष्ट के अंतर्गत कौन आता है? क से म तक स्पृष्ट है। ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत कौन आता है? श ख श ह स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट है। यही है अभ्यांतर प्रयत्न। वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का जो प्रयास किया जाता है अभ्यांतर प्रयत्न कहा जाता है। इसके चार भेद है, विवृत है, द्विविवृत है, स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट। विवृत में अ से अ तक स्वर, द्विविवृत में अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं यह अलावा। स्पृष्ट में श क से म तक स्पृष्ट है। और ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत श ख श ह आते हैं। इसके बाद जो हमारा है वह हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे। बाह्य यह प्रयत्न पढ़ेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। बाह्य प्रयत्न दूसरा है हमारा बाह्य प्रयत्न। ध्यान दीजिए, अभ्यांतर प्रयत्न क्या था? आरंभ में मुखांगों का प्रयास था। और बाह्य प्रयत्न क्या है? वर्ण के उच्चारण में साथ या बाद का प्रयास। बाह्य प्रयत्न दूसरा हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। लिख लीजिए, वर्ण के उच्चारण के साथ, वर्ण के उच्चारण के साथ, वर्ण के उच्चारण के साथ। नीचे बेटा नीचे। देखिए, बाह्य प्रयत्न पढ़ रहे हैं। वर्ण के उच्चारण के साथ या बाद का प्रयास, साथ या बाद का प्रयास क्या कहा जाता है? बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न कहलाता है। वर्ण के उच्चारण के साथ या बाद का प्रयास बाह्य प्रयत्न। और अभ्यांतर में वर्ण के उच्चारण के साथ मुखांगों के आरंभ में प्रयास जो था वह अभ्यांतर प्रयत्न है। अब बाह्य में वर्ण के उच्चारण के साथ या बाद का प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इसके कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के दो हैं। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? अगर बात की जाए बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं, तो बाह्य प्रयत्न के दो भेद हैं। पहला है नाद या गूंज, नाद या गूंज या कंपन भी कर सकते हैं। नाद या गूंज क हो गया। और ख क्या है? दूसरा है श्वास के आधार पर, श्वास या प्राण के आधार पर भी कह सकते हैं। तो देखिए, नाद या गूंज के आधार पर, नाद या गूंज के आधार पर कौन कौन होते हैं? घोष या सघोष, घोष या सघोष और अघोष। इसको हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। कौन घोष या सघोष कौन है, कौन अघोष है? श्वास या प्राण के आधार पर कहा जाए तो अल प्राण। इसके भी दो भेद हैं। कितने भेद हैं इसके? दो भेद हैं। एक है अल प्राण और एक क्या है? महाप्राण। हम पिछली कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। अल प्राण और महाप्राण। घोष या सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, घोष मीन्स कंपन या नाद या गूंज होता है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। प्राण मीन्स होता है हवा। जिनके उच्चारण में कम हवा का प्रयोग किया जाए उसे अल प्राण। और महाप्राण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में अधिक हवा का प्रयोग किया जाए उसे हम महाप्राण कहते हैं। हम पिछली कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। यह था प्रयत्न के भेद, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्य। इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्य। हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में लिख लीजिए या बारे में, के संदर्भ में
विशेष तत्व, उस विशेष तत्व को देखेंगे हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में। विशेष तत्व, हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तत्व। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है सामान्य या व्यवहारिक बोलचाल में हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी सामान्य या बोलचाल, सामान्य या व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब बोलचाल, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट क्या है? सामान्य या व्यवहारिक। पहला पॉइंट सामान्य या व्यवहारिक, व्यावहारिक, जहाँ व्यवहारिक लिखे हैं कोष्टक लिख लीजिएगा बोलचाल, मतलब बोलचाल की भाषा में हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी में वर्णों की संख्या क्या है? 44 है, जिसमें 11 स्वर हैं प्लस 33 क्या है? व्यंजन आते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन है। अर्थात सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। और अगर कहा जाए वर्णों की संख्या कुल कितनी है तो हम 52 वर्ण बताते हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या था? हिंदी, मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? मानक हिंदी में, मानक हिंदी में वर्णों की संख्या, मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है भैया? 52 है। देखिए प्रश्न आ गया ना, वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। लेकिन अगर सामान्य या बोलचाल में हिंदी में वर्णों की संख्या कहेंगे कितनी है? 44 है। अब जिसमें क्या क्या आएंगे? जिसमें 11 स्वर है प्लस 33 क्या है? व्यंजन है। 11 स्वर 33 व्यंजन, ठीक है। और ध्यान दीजिए 33 व्यंजन मिटा लीजिए। जब 11 स्वर है 2 आयोग वाह है, 2 आयोग वाह है। अब प्लस 33 व्यंजन कर लीजिए। प्लस क्या है? 33 व्यंजन है और 4 संयुक्ताक्षर है। 4 संयुक्ताक्षर, 4 संयुक्ताक्षर। 11 2 13, 13 3, 13 3 16 30, 46 4 48। अब बचा है 4 संयुक्ताक्षर है, 2 उत्क्षिप्त है। उत्क्षिप्त या द्विगुण क्रिया उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। देखिए गिन लीजिए 11 स्वर प्लस 2 आयोग व 33 व्यंजन है, 4 संयुक्ताक्षर है, 2 4 2 6, 6 3 9 9 2 11 1 12 और हंसी लगा 1 4 1 5, सॉरी 4 3 1 4 4 1 5। कुल कितने वर्ण आ रहे हैं? 52 वर्ण आ रहे हैं। तो देखिए मानक हिंदी में वर्णों की संख्या अगर कहा जाए तो जिसमें 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं, 2 आयोगवाह है, अनुस्वर और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्ताक्षर हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। मिलाकर मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। अब तीसरा पॉइंट है, एक होता है आगत कहा जाता है। आ अंग्रेजी से आगत और ग्रहित स्वर है। आ अंग्रेजी से, आ अंग्रेजी से, आ अंग्रेजी से आगत और ग्रहित स्वर है। अंग्रेजी से आगत और ग्रहित स्वर है, इसका प्रयोग ग्रहित स्वर है, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, अंग्रेजी शब्दों में ही होता है। जैसे कहा जाए कहाँ पर? जैसे कहा जाए, जैसे कॉलेज लिखा जाए, कॉलेज। देखिए चंदा है, बिंदी नहीं होता है। नॉलेज, नॉलेज। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। देखिए चंदा है, बिंदी नहीं। आज ठीक है, कह रहे हैं आ जो है, यह आ जो है अंग्रेजी से आगत और ग्रहित है।
इसीलिए आ को आगत या ग्रहित स्वर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, जैसे कॉलेज, नॉलेज, ऑक्सीजन। इसके बाद अगला पॉइंट है, चौथा है क ख ग ज क ख ग ज फ। क ख ग ज फ। ठीक, क ख ग ज फ फारसी से आगत व्यंजन है। फारसी से आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन है। ठीक है, ये कौन से व्यंजन है? आगत व्यंजन है। आगत व्यंजन है। इसका सॉरी ज फ ऐसे वर्ण है, इसी में पॉइंट करके लिख लीजिए, ऐसे लिख ले। ज फ ऐसे वर्ण है। ज फ ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होते हैं। ऐसे वर्ण हैं जिसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। कह रहे हैं क ख ग ज फ फारसी से आगत व्यंजन है। कहाँ से आए हैं? फारसी से। आगत मतलब आए हुए व्यंजन है, और ज फ ऐसे वर्ण है जिसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। ठीक है, देखिए अब इसी का पॉइंट है, ध्यान दीजिए, यह जो चौथा पॉइंट लिखे हैं इसी का पहला पॉइंट बना लीजिएगा। पहला पॉइंट। अब इसी का दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन्हीं के बारे में ही। यहाँ देखिए पहला पॉइंट हुआ, और यहीं से लिख लीजिए दूसरा पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। वर्तमान में इनमें से हिंदी में, वर्तमान में इनमें से मतलब इसी में, वर्तमान में इनमें से हिंदी में फ ज का प्रयोग ही देखने को मिलता है। फ ज का प्रयोग भी हिंदी में फ ज का प्रयोग भी देखने को मिलता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा बनाकर पॉइंट। इसी में तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें से का स्पर्श ध्वनि है। इसमें से का स्पर्श ध्वनि है। इसमें से का स्पर्श ध्वनि है तथा शेष क्या बचे हैं? ख ग ज फ। ख ग ज फ, बिंदी लगा दीजिए। ख ग ज फ स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी है, इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में बनता है आपका तीसरा के बाद चौथा पॉइंट, क ख ग जिह्वा मूलीय व्यंजन है। क ख ग जिह्वा मूलीय व्यंजन है। जिह्वा मूली व्यंजन है। क ख ग जिह्वा मूली व्यंजन है क्योंकि इनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग से जिह्वा के मूल भाग से स्पंदन से होता है। जिह्वा के मूल भाग में बना लीजिए, स्पंदन में होता है। जिह्वा क ख ग जिह्वा मूली व्यंजन है क्योंकि इनका प्रयोग जिह्वा के मूल भाग में स्पंदन से होता है। इतना चीज आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से
लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे देखिए इस चौथे पॉइंट को देखिए, इस व्हाइट बोर्ड पर तो आएगा नहीं। जैसे कुछ अगर कहना चाहे, जैसे राज, एक होता है राज। राज माने क्या होता है? रहस्य। राज माने क्या होता है? रहस्य। और एक राज होता है, राज माने क्या होता है? शासन होता है। देखिए का खा गा जिह्वा मूली व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग में स्पंदन से होता है। इसे राज कह देंगे, रहस्य हो जाएगा, लेकिन राज कहेंगे तो शासन। जैसे बाग माने बगीचा होता है। जैसे बाग, बाग माने क्या होता है? बगीचा होता है। बाग माने क्या होता है? बगीचा होता है। लेकिन अगर बाग सिर्फ का बाग कह दिया जाए, घोड़े की लगाम हो जाएगा, घोड़े की लगाम हो जाएगा। जैसे और भी कुछ शब्द ले लें, जैसे बेगम माने बिना गम का, बेगम, बेगम, बिना गम का, बिना गम का। लेकिन अगर बेगम कह दिया जाए तब, बेगम कह दिया जाए तब क्या हो जाएगी? रानी हो जाएगी। यही कारण क ख ग, क ख ग जिह्वा मूली व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग में होता है। कुछ चीजें यहाँ पर देख लीजिए, कुछ उदाहरण से संबंधित यहाँ पर चीजें देख लीजिए। ये 4 पॉइंट हुआ, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा एक बार रिपीट कर दें क्या? सामान्य या व्यवहारिक या बोलचाल की भाषा में कहा जाए, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है, जिसमें 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। लेकिन मानक हिंदी में वर्णों की संख्या पूछा जाए 12 है, 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं, 2 अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, इसको अयोगवाह कहा जाता है। 33 व्यंजन आते हैं, क से म तक अंतस्थ है, उसमें असंघर्षी व्यंजन भी आ जाते हैं। 4 संयुक्ताक्षर है, 6 छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी, आश्रम वाला आश्रय, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, अड़ा और ढ मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। आ अंग्रेजी से आगत या ग्रही स्वर है, इसलिए आ को जिस पर चंदा लगा है, बिंदी नहीं, आगत या ग्रही स्वर कहा जाता है। इनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, जैसे कॉलेज, नॉलेज, ऑक्सीजन आदि। क ख ग ज फ फारसी से आगत व्यंजन है। जब पहला पॉइंट इसी में ज फ ऐसे वर्ण है जिनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। वर्तमान में इनमें से हिंदी में ज और फ का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें से क स्पर्श ध्वनि है, इसका शेष ख ग ज फ स्पर्श संघर्षी है। यह भी याद रखिएगा, ख ग ज फ स्पर्श संघर्षी है, सिर्फ का जो है स्पर्श ध्वनि। क ख ग जिह्वा मूली व्यंजन है, क्योंकि इनका प्रयोग उच्चारण या जिह्वा के मूल भाग में स्पंदन से होता है। और इससे संबंधित क ख ज फ, क ख ग ज फ से संबंधित कुछ आपके उदाहरण दे दिए हैं, जहां पर यह फारसी शब्द लगेगा उसका अर्थ बदल रहा है। ठीक है, इसमें जो अगला पॉइंट है इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट का कितने हो गए थे पॉइंट आपके? कितने पॉइंट हुए थे? 4 पॉइंट हुआ था ना। 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट क्या है? मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर स्वर के निम्नलिखित या निम्नलिखित, निम्न भी कह देंगे तो भी, निम्न माने नीचे होता है। निम्न 2 भेद हैं, 2 भेद नहीं सॉरी 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है शिथिल, पहला क्या है? शिथिल है, दृढ़ता है। दूसरा है दृढ़, दूसरा क्या है? दृढ़ है। और तीसरा क्या है? पहला है शिथिल, दृढ़, तीसरा है मध्यम, मध्यम। तो शिथिल किसे कहेंगे? अ ई उ, अ ई उ, ये क्या है? शिथिल स्वर है, दृढ़ स्वर है। देखिए मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद हैं। शिथिल स्वर जिसमें अ ई उ अर्थात बहुत मांसपेशियों का प्रयोग, जिह्वा अर्थात कंठ, ताल, मूर्धा, दंत का बहुत प्रयोग नहीं होता है।
दृढ़ मतलब ई ऊ, अर्थात दृढ़ता, मजबूती के साथ इसको बोलना पड़ रहा है। मध्यम मतलब इसको न तो शिथिल न तो दृढ़, सिर्फ आ जाएगा ए, यही स्वर है। अर्थात शिथिल स्वर कौन है? अ ई उ शिथिल है, दृढ़ स्वर है ई उ दृढ़ स्वर है, और मध्यम स्वर कौन है? ए जो है यह मध्यम स्वर है। ये तो 5 पॉइंट हुआ। छठवां पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट आप लिख लीजिए, उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, सब लोग जानते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो लिख लीजिए, अ एकमात्र ऐसा स्वर है, अ एकमात्र ऐसा स्वर है, आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। अतः हिंदी में मात्राओं की संख्या, अतः हिंदी में मात्राओं की संख्या, अतः हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है भैया? 10 है। इतना याद रखिएगा, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। जैसे स्वर ले लें, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर है, जानते रहिएगा। अ आ ई उ री ऋषि हो जाएगा, ए आए ओ आओ। अब अगर हम मात्रा देखेंगे, अब यहाँ देखिए मात्रा के रूप में अगर देखेंगे तो आ की कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा क्या है? यह है। छोटी की मात्रा क्या है? पीछे से उड़ाई, पीछे से एक खड़ी पाई, पीछे से उड़ाई। बड़ी की मात्रा है आगे से एक खड़ी पाई और आगे से उड़ाई। छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है। ऋषि की मात्रा यह है, देखिए इसे कृपा, ठीक है। एक की मात्रा एक उड़ाई, आए की मात्रा 2 उड़ाई, एक खड़ी पाई एक उड़ाई, एक खड़ी पाई 2 उड़ाई। अर्थात देखिए आ की कोई मात्रा नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में लिखेंगे, उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए, जैसे क लिख रहे हैं तो कोई मात्रा नहीं है। देखिए अगर का कहेंगे तो आक मात्रा है, की कहा छोटी की मात्रा है, बड़ी की कहेंगे बड़ी की मात्रा की हो जाएगा, कु क्री हो जाएगा कि नहीं, के हो जाएगा, कै हो जाएगा, को हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। अर्थात अ ही एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है तो अगर पूछ लिया जाए तो 10 ही हिंदी में क्या है? मात्राएं हैं। मात्राओं की संख्या हिंदी में कितनी है? 10 ही मानी जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 पॉइंट हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम 7वें में चलेंगे। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। क्या चालू करते हैं? तो ये देखिए 7वां पॉइंट, हल चिन्ह। हल चिहन, चिन्ह नहीं होता है, चिहन होता है। हल चिहन लिखिए, जैसे राजन, जैसे कहा जाए राजन, न पे क्या है? हलंत है। लिख लीजिए सामान्यतः सभी वर्णों में, लिख लीजिए सामान्यतः, सामान्यतः सभी वर्णों में, सभी वर्णों में आ स्वर विद्यमान रहता है। आ स्वर विद्यमान रहता है। आ स्वर विद्यमान रहता है। जिस वर्ण के स्वर, जिस वर्ण के स्वर रहित लिखा जाता है, जिस वर्ण के स्वर, जिस वर्ण के स्वर रहित, जो वर्ण लिख लीजिए, जो वर्ण स्वर रहित लिखे जाते हैं, जो वर्ण स्वर रहित लिखे जाते हैं, जो वर्ण स्वर रहित लिखे जाते हैं
उनके नीचे जो वर्ण स्वर रहित लिखे जाते हैं उनके नीचे हल चिह्न लगा देते हैं। उनके नीचे हल चिह्न लगा देते हैं। देखते रहो, हल चिह्न लगा देते हैं। जिस वर्ण के नीचे हल चिह्न लगा होता है, जिस वर्ण के नीचे हल चिह्न लगा होता है, जिस वर्ण के नीचे हल चिह्न लगा होता है, तो उस वर्ण को हलंत कहते हैं। उस वर्ण को हलंत, हल धन अंत, हल धन अंत अर्थात उस वर्ण को हलंत कहते हैं। कह रहे हैं समानतः सभी वर्णों में अस्वर अर्थात जितने भी स्वर वर्ण हैं उसमें अस्वर विद्यमान रहता है। जो वर्ण स्वर रहित लिखे जाते हैं उनके नीचे हल चिह्न लगा देते हैं, और जिस वर्ण के नीचे हल चिह्न लगा होता है उस वर्ण को